नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका ईरान से जंग हार चुका है। अब ट्रंप किसी तरह अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पहले अपनी तरफ से सीज फायर डील ईरान भेजी और फिर इसे अपनी जीत के ऐलान के तौर पर पेश भी कर दिया। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के कहने पर बातचीत शुरू हुई। हमारी ईरान के नेताओं से बातचीत हो रही है, लेकिन किसके साथ बातचीत हो रही है ये ट्रंप नहीं बता पा रहे हैं। वहीं आईआरजीसी का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी हार को डील बता रही है। हम तो तैयार बैठे हुए हैं, अमेरिका आए और हम उसका शिकार करें। ईरान ने साफ कर दिया है कि सीज फायर होगा तो उसकी शर्तों पर। अमेरिका की हमें चिंता नहीं है। इसके साथ ही ईरान के हमले रुके नहीं है। ईरान का इजराइल पर जबरदस्त हमला अभी भी चल रहा है। हर घंटे 10 मिसाइलें ईरान इजराइल पर दाग रहा है। यानी मिडिल ईस्ट में बातचीत भले ही शुरू होने वाली हो, लेकिन जंग रुकी नहीं है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान जंग का अमेरिका की सियासत में दिखने लगा असर। अपने घर पर हार गए ट्रंप, मारे-लागो की सीट पर डेमोक्रेट्स का हुआ कब्जा। ईरान से मिली हार के बाद भी नहीं बदल रही ट्रंप की नीति। अब क्यूबा में सत्ता परिवर्तन का दावा किया शुरू। जल्द ही क्यूबा पर हमला कर सकता है अमेरिका। बांग्लादेश में सरकार बदलते ही बढ़ गई पाकिस्तान की मुसीबतें। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने 1971 की जातियों का उठाया मुद्दा, पाकिस्तान को जमकर सुनाया। और चलते चलते में देखेंगे ब्रह्मांड में मिले पानी को। पृथ्वी पर मौजूद पानी से कई लाख गुना ज्यादा पानी एक ही जगह देख चौंके वैज्ञानिक। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान ने पाकिस्तानी जहाज को हॉर्मुज पार करने से रोका, कहा उसके पास नहीं परमिशन। जंग में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा पाक। टोक्यो में चीनी दूतावास में घुसने के आरोप में जापानी सैनिक गिरफ्तार। चीन ने जताया विरोध, मांगा जवाब। रूस ने यूक्रेन पर किया बड़ा हमला, दागे 1000 से ज्यादा ड्रोन। हमले में 30 से ज्यादा लोग हुए घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बना रहे सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कहा जंग रोकना होगी बड़ी गलती, ईरान पर हमला जारी रखो। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चीनी समकक्ष वांग यी से की बात, अपने देश पर हमलों की दी जानकारी, कहा नहीं झुकेगा ईरान। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग को 4 सप्ताह पूरे होने को हैं, लेकिन अब जंग रुकने की एक हल्की सी उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है, क्योंकि ईरान और अमेरिका अब बातचीत को तैयार हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप भले ही कह रहे हों कि ईरान की तरफ से बातचीत की शुरुआत की गई है, लेकिन ईरान ट्रंप के हर दावे को खारिज कर रहा है। उसका कहना है कि हम तो जंग से ही फैसले के पक्ष में थे, लेकिन अमेरिका सरेंडर कर रहा है, इसलिए हम बातचीत को तैयार हैं। लेकिन हमारी मिसाइलों की आग अभी थमी नहीं है। खाली इजराइल पर ही पिछले 24 घंटों में ईरान ने 220 मिसाइलें दागी हैं, और इनमें से अधिकांश मिसाइलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम साबित हुआ है, जिससे राजधानी तेल अवीव सहित इजराइल के कई शहरों में जबरदस्त धमाके हुए हैं, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। कतर, सऊदी अरब पर ईरान ने ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका अपनी हार देखने के बाद बातचीत के लिए तैयार हुआ है। आईआरजीसी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है, ईरान के हमले से अमेरिका को करारी मात मिली है। अब अमेरिका की तरफ से समझौते की कोशिश हो रही है और उसे अपनी जीत बता रही है। अब अमेरिका को इस क्षेत्र में अपने निवेश का कोई फायदा नहीं मिलेगा और न ही पहले जैसे तेल और ऊर्जा के दाम फिर से देखने मिलेंगे। दरअसल अब ये बात साफ हो चुकी है कि अमेरिका ने ईरान को एक समझौते का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें 15 शर्तें रखी गई हैं। इनके बारे में अभी पूरी जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिकी मीडिया की तरफ से कहा गया है जो शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी गई हैं उसमें ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और यूरेनियम किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश को सौंपना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में जरूर वो न्यूक्लियर कार्यक्रम जारी रख सकता है। ईरान लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं बनाएगा, उसे अपना मिसाइल कार्यक्रम सीमित करना होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगा। यहां से जहाजों की आवाजाही पर किसी तरह की रुकावट नहीं डाली जाएगी। ईरान अगर अमेरिका के साथ समझौता करता है तो उस पर लगे हुए सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। अमेरिका का ये प्रस्ताव भी ईरान को डायरेक्ट नहीं मिला है, बल्कि तीसरे देश के जरिए मिला है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि उसे अमेरिका की शर्तें मंजूर नहीं है। जहां तक न्यूक्लियर कार्यक्रम की बात है तो ईरान पहले ही साफ कर चुका था कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। अली खामनेई ने इसे लेकर फतवा भी जारी किया था और ईरान अपनी परमाणु नीति पर अभी तक कायम है।
और ट्रंप शायद ईरान की इसी पुरानी नीति को बाद में अपनी जीत के रूप में पेश कर सकते हैं। वैसे बातचीत को लेकर ईरान की शर्त भी सामने आई है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी WSJ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की पहली मांग उस पर होने वाले सभी हमलों को तुरंत रोकने की है। ईरान को यह भी डर लग रहा है कि बातचीत की आड़ में अमेरिका और इजराइल कोई बड़ी साजिश भी कर सकते हैं। इसलिए ईरान वार्ता की मेज पर आने से पहले अपने नेताओं की सुरक्षा की ठोस गारंटी चाहता है। IRGC ने बातचीत को लेकर कड़ी शर्तें रख दी हैं, जिसमें खाड़ी देशों में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद किया जाए, ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका माफी मांगे और जो नुकसान ईरान को हुआ है उसका हर्जाना भी दे। ईरान पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी प्रतिबंध पूरी तरह से हटाए जाएं। ईरान को बिना किसी प्रतिबंध के अपना मिसाइल कार्यक्रम जारी रखने की इजाजत दी जाए। ईरान की ये शर्तें अगर अमेरिका मानता है, खास तौर पर अपने सैन्य अड्डे हटाना और ईरान को हर्जाना देना, इनमें से एक भी शर्त को मानना ट्रंप के लिए आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि इन्हें मानने का मतलब होगा अपनी हार का सार्वजनिक ऐलान करना। वैसे ईरान ने तो साफ कह दिया है कि वो तो जंग जारी रखना चाहता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हमने कभी युद्ध विराम की भीख नहीं मांगी है। ईरान अपनी रक्षा के लिए तब तक लड़ने को तैयार है जब तक जरूरी हो। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो बातचीत ना तो ट्रंप से करेगा और ना ही विटकोफ से और ना ही मार्को रूबियो के साथ। वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस को बातचीत की टेबल पर देखना चाहता है। फिलहाल इस बात की संभावनाएं तो बनती दिख रही है कि बातचीत शुरू हो रही है और अगले 48 घंटों में बातचीत शुरू हो सकती है। ट्रंप की तरफ से 1 महीने के युद्ध विराम का प्रस्ताव भी दिया गया है, लेकिन बातचीत में कोई हल निकल पाएगा ये मुश्किल दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर दोनों पक्षों की मांगों में जमीन आसमान का अंतर है, जिससे फिलहाल किसी भी त्वरित शांति समझौते की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ट्रंप की बढ़ती मुसीबत की। ईरान से जंग अमेरिका को बहुत भारी पड़ रही है और इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप मुसीबत में हैं। ट्रंप इस मुसीबत से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी अब ट्रंप को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। इस जंग के साइड इफेक्ट अमेरिका की सियासत पर भी देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने होम टाउन मारे-लागो में बुरी तरह चुनाव हार गए हैं। ट्रंप की सियासत में आने के बाद पहली बार मारे-लागो में डेमोक्रेट्स को जीत मिली है। मारे-लागो वो जगह है जहां महीने में कम से कम एक बार डोनाल्ड ट्रंप पूरी टीम के साथ मीटिंग के लिए जाते हैं। यहां राष्ट्रपति ट्रंप का अपना एक आवाज भी है। ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद मारे-लागो में ट्रंप के आवास की तरफ जाने वाली हर सड़क को बंद कर दिया गया है, जो इस बात का संकेत है कि ईरान की जंग की आंच मारे-लागो तक पहले ही पहुंच चुकी थी। दरअसल ये चुनाव फ्लोरिडा की 2 विधानसभा सीटों के लिए हुए थे। दोनों सीटें ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन दोनों पर ही इस बार डेमोक्रेट्स को जीत मिली है। मारे-लागो में डेमोक्रेट एमिली ग्रेगरी ने ट्रंप समर्थित रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को 2% से ज्यादा की वोटों के अंतर से हरा दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस चुनाव में खुद ट्रंप ने भी वोट डाला था। ट्रंप अपनी पत्नी मेलेनिया और बेटे बैरन के साथ मतपत्र के जरिए इस सीट पर मतदान करने पहुंचे थे और जीत का दावा किया था, लेकिन नतीजे के सामने आने के बाद अब ट्रंप ने चुप्पी साध ली है। चुनाव से पहले ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था, लेकिन अब ट्रंप ईरान युद्ध में अमेरिका को उलझा चुके हैं, जिसके चलते उनके समर्थक भी अब नाराज दिखाई दे रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मारे-लागो कोई अकेले ऐसी सीट नहीं है जो डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की पार्टी से छीनी है। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए थे। उसके बाद से अब तक 14 राज्यों की 28 सीटें डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन पार्टी से छीन ली। सभी सीटें एक वक्त में रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। ऐसे में ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चिंता इस साल नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन को लेकर है। अगर इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को हार मिलती है तो ट्रंप मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि ट्रंप को हर फैसले के लिए अमेरिकी कांग्रेस और सीनेट की तरफ देखना होगा। और अब बात करते हैं अमेरिका के नए टारगेट की। पहले वेनेजुएला और फिर ईरान पर हमला कर चुके अमेरिका ने जंग के लिए नया टारगेट चुन लिया है और इस बार टारगेट पर आया है क्यूबा। क्यूबा पर जल्द ही अमेरिका हमला कर सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ईरान को ही माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को ईरान में जबरदस्त हार मिली है। घर में ही डोनाल्ड ट्रंप घिर गए हैं। ऐसे में ईरान से मिली हार की खींच मिटाने के लिए वो जल्द ही क्यूबा पर हमला कर सकते हैं। ट्रंप को एहसास है कि ईरान के मुकाबले क्यूबा सैन्य ताकत के रूप में बहुत कमजोर है। भौगोलिक रूप से भी क्यूबा की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अमेरिका को नुकसान पहुंचा सके। ऐसे में क्यूबा पर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्यूबा के नेतृत्व में बदलाव की बात कही गई है।
जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनल की सत्ता जाने वाली है। वैसे तो उनका कार्यकाल अभी 2 साल बचा है, लेकिन ट्रंप के बयान के बाद दावे किए जा रहे हैं कि शायद वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये तो आप जानते ही हैं कि 1959 की क्यूबा क्रांति के बाद फिदेल कास्त्रो ने सत्ता संभाली और क्यूबा को समाजवादी देश बना दिया, जिसके बाद से ही क्यूबा और अमेरिका के बीच टकराव शुरू हो गया। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात करती थी, जिससे अमेरिका ही खतरे में दिखने लगा था और अब ट्रंप चाहते हैं कि यहां अमेरिका समर्थित सरकार सत्ता संभाले। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर कैनल को सत्ता छोड़नी पड़े, फिर ऐसी स्थिति में क्यूबा का राष्ट्रपति कौन होगा। दौड़ में 2 नाम सामने आ रही हैं। पहला ऑस्कर पेरेज ओलिवा फ्रागा, जो राउल कास्त्रो के रिश्तेदार हैं, और दूसरा खुद राउल कास्त्रो, जो 94 साल के हैं। दरअसल मिगेल डियाज कैनल भले ही इस वक्त क्यूबा के राष्ट्रपति हैं, लेकिन असली ताकत वहां सेना के पास में है और सेना में राउल कास्त्रो का प्रभाव है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि राउल हो या फिर ऑस्कर, दोनों ही कास्त्रो परिवार से आते हैं और फिदेल कास्त्रो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं। ऐसे में अगर अमेरिका क्यूबा में अगर सत्ता परिवर्तन की कोशिश करता भी है, तो कास्त्रो परिवार ही सत्ता में आ जाएगा, जिसे अमेरिका कभी भी मंजूर नहीं कर पाएगा। कास्त्रो परिवार कभी भी सत्ता से पकड़ कमजोर नहीं पड़ने देगा। ऐसे में अगर अमेरिका क्यूबा पर हमला करता है, तो वहां भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश आज यानी 25 मार्च को नरसंहार दिवस मना रहा है। इस दिन पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर 1971 में निहत्थे लोगों की जान ले ली थी। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने इस मौके पर पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने उस काली रात को याद किया है और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए इसे बांग्लादेश के इतिहास का शर्मनाक और क्रूर दिन बताया। तारिक रहमान ने इसे एक सुनियोजित नरसंहार बताया और आने वाली पीढ़ियों को इस इतिहास से सीख लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि इसी दिन पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर निहत्थे लोगों पर अत्याचार किया। ढाका यूनिवर्सिटी, पिलखाना और राजार बाग पुलिस लाइन सहित अलग अलग जगहों पर शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और निर्दोष नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। तारिक रहमान ने कहा कि उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका और इस संगठित हिंसा को रोकने में असफलता आज भी शोध का विषय है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 25 मार्च की रात ही चटगांव में 8वीं ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ने वी रिवोल्ट का ऐलान करते हुए इस नरसंहार के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध शुरू किया, जिसने आगे चलकर 9 महीने लंबे मुक्ति संग्राम का रूप ले लिया। आज की और आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता के महत्व को समझने के लिए 25 मार्च की घटना को जानना बेहद जरूरी है। तारिक रहमान के बयान को पाकिस्तान के लिए बड़े झटके की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली कार्यवाहक सरकार पाकिस्तान परस्त नजर आ रही थी, लेकिन बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही वहां की फिजा बदल गई है। जानकार तारिक रहमान के बयान को पाकिस्तान के लिए रेड फ्लैग के रूप में देख रही हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना के मंसूबों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। और अब चलते चलते में बात करेंगे ब्रह्मांड में पानी के भारी भरकम बादल की। क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में सोच सकते हैं जहां इतना पानी हो कि हमारी पृथ्वी के सारे महासागर उसके सामने एक बूंद जैसे लगे? सुनकर अजीब लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में सचमुच का एक ऐसा कॉस्मिक वाटर टैंक ढूंढ निकाला है जो हमारी कल्पना से भी परे है। ये 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक पानी का बादल है, इतनी दूर कि आज का कोई भी स्पेसक्राफ्ट या इंसान वहां पहुंचने का सिर्फ सपना ही देख सकता है। वैज्ञानिकों ने इसे APM 08279+5255 नाम दिया है। यह उस दौर का है जब हमारा ब्रह्मांड अपने शुरुआती दौर में था और आकाश गंगाएं बन रही थी। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये कोई शांत बादल नहीं है, ये एक क्वासर के चारों तरफ लिपटा हुआ है। क्वासर का मतलब होता है एक प्रकार का तारा जो कभी कभी शक्तिशाली रेडियो संकेत भेजता है। इस क्वासर के बीच में एक विशालकाय ब्लैक होल है जो सूरज से 20 अरब गुना ज्यादा भारी है। इस ब्लैक होल के चारों तरफ गर्म गैसों का एक बवंडर है और इस गर्म माहौल में पानी की भाप भरी हुई है। इस बादल में पृथ्वी के सभी महासागरों के कुल पानी से 140 लाख करोड़ गुना ज्यादा पानी मौजूद है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के वैज्ञानिक मैट ब्रेडफोर्ड और उनकी टीम ने जब इसे देखा तो वो दंग रह गए। इस खोज ने विज्ञान की पुरानी धारणाओं को हिला दिया है। अगर ब्रह्मांड के शुरुआती समय में ही इतना पानी मौजूद था, तो इसका सीधा मतलब है कि जीवन की शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसा हम सोचते थे। शायद जीवन के बीज हमारी कल्पना से बहुत पहले ही बो दिए गए थे। ये कॉस्मिक क्लाउड हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड सिर्फ पत्थरों, तारों और आग का गोला ही नहीं है। इसमें जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व
यानी पानी शुरू से ही भरपूर मात्रा में मौजूद था। ये खोज हमें याद दिलाती है कि शायद हम इस आकाश गंगा में अकेले नहीं हैं। बस सही वक्त और तकनीक का इंतजार है जब हम इन रहस्यों की परतें पूरी तरह खोल पाएंगे। तो फिलहाल इस वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।